फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई 24 मई को, उसके उत्तर यानी आंसर्स कल 2 पार्ट में करवाए गए। और बाकी बचे प्रश्न यानी लगभग 49 प्रश्न के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 52 यानी 52 से। क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, यानी ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर द सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग but does not keep product in stock and instead transfers customers order and shipments details to third party supplier who the unship the goods directly to customer is called। यानी सिस्टम को क्या कहा गया है? यह सिस्टम है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल यानी इसका उत्तर ए होगा। In drop shipping model, an e-commerce retailer operate as a store front without holding, यानी किसी प्रकार की होल्डिंग किए बिना ये ट्रांसफर किया जाता है गुड्स किसको? कस्टमर्स तक यानी रिटेलर तक। और इसके क्या कहा गया है? तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 53। यह प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 की सब इंडिकस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी समावेशी, ये वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग सिस्टम को देश के हर लोगों तक पहुंचाया जाए। देश के हर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो निश्चित तौर पर इस सिचुएशंस को हमें मेजरमेंट करने के लिए एक इंडेक्स की जरूरत होगी, और वो है एफआई इंडेक्स ऑफ रिजर्व बैंक, यानी ये रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, यानी क्रेडिट एसेस, इंश्योरेंस डेप्ट एंड पेंशन कवरेज। इसके बाद बैंकिंग एसेस, जीडीपी कंट्रीब्यूशंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। नेक्स्ट में एसेस यूजेज एंड क्वालिटी, और इसका उत्तर क्या होगा? एसेस यूजेज एंड क्वालिटी। एसेस यानी आपका अप्रोच यानी आपकी पहुंच, यूजेज यानी यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम, एंड क्वालिटी यानी इसकी गुणवत्ता। ये 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन के दौरान हम मेजरमेंट करते हैं, और इसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एसेस यूजेज एंड क्वालिटी, यानी करेक्ट आंसर सी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ओएनडीसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, यानी जो स्टेटमेंट, यानी ये डिजिटल कॉमर्स है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है, यानी सबसे अच्छा? ये प्रश्न है, यानी लगभग सभी स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से नहीं, सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन करता है? तो इसका उत्तर दिया गया है टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा। टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उनके डोमिनेंस को ब्रेक करना, ये जो मोटिव है वो डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी का ऑब्जेक्टिव है कि उनके डोमिनेंस को, जो ई कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके डोमिनेंस को कैसे तोड़ा जाए। और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है ओएनडीसी के द्वारा
कि उनके डोमिनेंस को तोड़ा जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, यानी द बेस्ट डिस्क्राइब, द बेस्ट डिस्क्राइब है अब टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो बेस्ट डिस्क्राइब है वो है सी, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका उत्तर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई सभी इस्तेमाल करते हैं, इस देश के कोने कोने में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका मोटिव भी है कि हम किसको कैसे डिजिटाइजेशन करें, और इसके लिए बल्कि यूपीआई को तो दुनिया के और देशों ने भी अडॉप्ट किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी डिजिटल रूपी, दैट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल इज नॉट करेक्ट। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिफाइड यूपीआई एंड सेंट्रल डिजिटल करेंसी इज नॉट करेक्ट, यानी इन दोनों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो इसका उत्तर ए, बी, सी और डी। इसका उत्तर एक्सपर्ट कमिटी ने डी तय किया है, यानी, और ये डी में क्या है? इन बोथ केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपीज, द लायबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड रिस्पेक्टिव बैंक। यानी ये इसमें ये दोनों, ये स्टेटमेंट इन दोनों सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट है, यानी बोथ केसेस, यानी दोनों ही परिस्थिति में यूपीआई एंड डिजिटल रुपीज, द लायबिलिटी लाई द यूजर एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक। नहीं, इसमें लायबिलिटी यूपीआई की भी है, लायबिलिटी डिजिटल करेंसी जारी करने वाले की भी है, इसलिए सिर्फ ये लायबिलिटी इसके यूजर्स और रिस्पेक्टिव बैंक पर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ये बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशंस आर करेक्ट, यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो टोकनाइजेशंस है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इन तीन स्टेटमेंट दिया गया है, 1, 2, 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका उत्तर होगा ए। और ए में क्या, ये तीन जो स्टेटमेंट है वो क्या है? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू द डिजिटल टोकन, यानी इन मूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू द डिजिटल टोकन यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा है टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑफर्स 24/7, यानी 24 घंटा एसेस प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा जो टोकनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो है रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड एसेट्स विल अलाउ द एसेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इन टोकनाइजेशन, यानी वर्ल्ड एसेट, रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो टोकनाइजेशन किया जा रहा है उस संदर्भ में, उस कंसर्न में ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ए बॉन्ड विच प्रोसीड्स आर यूज्ड ओनली टू फिनांस और रीफिनांस
ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स इज कॉल्ड। इसमें बॉन्ड के रूप में इसका ऑप्शंस दिया गया है, विकल्प इसमें दिए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और सोवेनिन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड यानी हरित बॉन्ड, सोशल यानी सामाजिक, सस्टेनेबिलिटी यानी सतत बॉन्ड और सोवेनिन यानी संप्रभुता। ये जो तीन चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और वही उद्देश्य से इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड यानी एक ऐसा बॉन्ड जिसमें निरंतरता हो, सस्टेन करे निरंतर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए ये बॉन्ड विच प्रोसीड्स आर यूज्ड ओनली टू फिनांस एंड रीफिनांस ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स। तो इसका उत्तर होगा सी यानी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रोल इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग अस इज करेक्ट? क्या है क्वेश्चन? M1 एक्सचेंज, M1 एक्सचेंज प्रोवाइड कोलेटरल्स बेस्ड लोन टू MSME। ये बहुत बड़ा सेक्टर है MSME, चाहे देश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हो, एक्सपोर्ट्स में इसका कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन हो, और इसका एक्सपेंशन लगभग पूरे भारत में है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी देश के लिए। चाइना में तो इसका बहुत अधिक विकास हुआ, और चाइना अगर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है तो इसके पीछे MSME का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए भारत में भी MSME को स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका यानी ये माइक्रो स्मॉल और फाइनेंस M1 एक्सचेंज। दूसरा स्टेटमेंट है M1 एक्सचेंज फैसिलिटीज डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME। और तीसरा M1 एक्सचेंज फंक्शन एज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर MSME। अब इसका उत्तर यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर एक है, या फिर दो है, या फिर तीन है। तो इसका उत्तर होगा, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ओनली टू, यानी ओनली टू। अब ये ओनली टू का स्टेटमेंट हम देखें क्या है। M1 एक्सचेंज फैसिलिटी डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी देश में कौन तय करता है? फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति सरकार तय करती है कि उसकी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? ऋण लेना, ऋण देना, आय क्या होगी और इसका व्यय क्या होगा। यह फिस्कल पॉलिसी का मेन कंपोनेंट्स होता है, इनकम, एक्सपेंस एंड लोन। ये फिस्कल पॉलिसी का मेन कंपोनेंट्स होता है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? क्राउडिंग आउट इफेक्ट, निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पब्लिक से जुड़ा हुआ है। ए सिचुएशंस वेयर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा इसका ऑप्शन है ए सिचुएशंस वेयर द गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट which reduce the private investment. As situations where the increase in the taxes lead to increased private sector investment. D, as situations where government spending has no impact on aggregate demand. इसका उत्तर करेक्ट आंसर है B, यानी as situations where situations where government borrowing leads to higher interest rates which reduced private
इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट हाई इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन क्राउड से यानी पब्लिक से जब लोन लेती है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्राउड फंडिंग से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स इज आर करेक्ट? रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आज बहुत अधिक पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और सनराइज इंडस्ट्रीज का यह स्टेटस मिल चुका है, और आने वाले फ्यूचर्स में इस एलिमेंट्स की सबसे अधिक जरूरत होगी। इसलिए आज दुनिया के देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसके रिसोर्सेज को कैसे सुनिश्चित किया जाए। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, भारत को भी आवश्यकता होगी। अगर सेमी कंडक्टर्स के इंडस्ट्रीज को अगर इनहेंस करना है, तो इसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होगी। इट मींस क्रिटिकल मिनरल्स। अब इस संदर्भ में क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आज की जो टेक्नोलॉजी भी इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस extensively utilize rare earth elements. दूसरा, चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग ऑफ ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फॉलोड बाय इंडिया। और नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस 2025 में टू एस्टैब्लिश द रोबस्ट इन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्फ रेलियंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। रेयर अर्थ एलिमेंट आर सेट ऑफ 13 मेटालिक, यानी रेयर अर्थ में कितने एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का स्टेटस दिया गया, जिसकी आने वाले दौर में रॉ मटेरियल होगा फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका उत्तर है 1 और 3। यानी एक क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस एक्सटेंसिवली यूटिलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यानी ये तीनों सेक्टर में, चाहे वो एआई हो, रोबोटिक्स हो और स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, अब इसके बाद का जो हमारा आंसर है यानी 1 और 3। तीसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस इन 2025 to establish the robust framework for the self reliance in the critical mineral sector। यानी हम कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाएं, भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। हमें किसी और से ये रेयर अर्थ मिनरल्स लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हमें इस प्रकार के एक मिशंस की हमने शुरुआत की ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को और मजबूती प्रदान की जा सके। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 3, यानी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 61। Which of the following statement about the insurance in aviation sector are correct? Aviation's whole insurance covers the physical aircraft, including the body, engine, and on-board equipments. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 1 and 2। 1 में क्या है? एविएशन इंश्योरेंस कवर द फिजिकल एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस इंक्लूडिंग द बॉडी। इसके बाद इंजन एंड ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स, इसका इंश्योरेंस किया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन
Under the Montreal Convention adopted in the 1999 by over 130 countries, including India Airlines, are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault. यानी एक कॉम्पनसेशन की बात की गई है, जो इस एयरलाइंस के क्रैश के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस को लेकर बात की गई है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग ये टर्म्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, इज आर करेक्ट। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग इन solicitation of funds, a small amount, छोटे छोटे amounts from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project. A small and medium enterprises are able to raise fund at lower cost of capital without undergoing rigorous procedures. अब इसका उत्तर क्या होगा? 1 एंड 2। यानी क्राउड फंडिंग क्या है? तो क्राउड फंडिंग इज ए सॉलिसिटेशंस ऑफ फंड्स, स्मॉल अमाउंट्स। कैसे हम इसको फंड कलेक्ट करें? फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यानी किसी खास प्रोजेक्ट्स के लिए अगर इस प्रकार की फंडिंग की जाती है, फंडिंग कलेक्ट की जाती है, इसको हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। और दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एबल टू रेज फंड एट द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगोरियस प्रोसीजर्स। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका उत्तर 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक टेबल है, क्वेश्चन नंबर 63। With reference to different committees in India, consider the following details. ये इस तरफ कमिटी है, ये कमिटी क्यों बनाई गई थी और ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड, और किस ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में ये कमिटी बनाई गई थी। अब इसमें 2 कमिटी ने 3 4 कमिटी, 4 कमिटी का नाम दिया गया है। RN मल्होत्रा कमेटी, LC गुप्ता कमेटी, उर्जित R पटेल जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, YS मैलेगम कमेटी। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में ये कमेटी ने काम किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी करेक्ट मैच्ड है 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 यानी डी। इसका उत्तर होगा डी। और 2 और 4 में हम देखेंगे, देखिए कि 2 और 4, पहला RN मल्होत्रा कमेटी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, यानी इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए RN मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम किया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत इस कमेटी ने काम किया और उसे रिपोर्ट सौंपी। बाकी ये जो LC गुप्ता कमेटी जो प्रिपेयरिंग ए रोड मैप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया, इसके लिए नहीं। इसके बाद तीसरा है उर्जित R पटेल, प्रिपेयरिंग रोड मैप फॉर द रिफॉर्मिंग बैंक लैंडिंग टू द हाउस सेक्टर्स। लेकिन YS मालेगम प्रिपेयरिंग फॉर द रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। और ये कमेटी किसने बनाई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये 2 जो कमेटी है जिनका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशंस करेक्टली मैच कर रहा है वो है 2 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC इन इंडिया। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट,
यानी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है। ऑल द एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, यानी भारत में जितनी भी एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है। तीसरा है कि एनबीएफसी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। चौथा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशंस is not available to the depositors of deposit taking NBFC। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 4। 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 and 4 ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें हम आइए क्या है ये 1 and 4। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, और चौथा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्केरे फॉस्टर्स मेथोडोलॉजी। दूसरा है एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स। यानी एक तो ये दिया कि एमपीआई जो तय किया जाता है वो एल्केरे फॉस्टर्स मेथोडोलॉजी पर तय किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये नीति आयोग ने 12 ऐसे मापदंड बनाए हैं जिसके आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में देखें कि ये करेक्ट क्या है। तीसरा है materials health and bank account are common indicators in the MPI of Niti Aayog and MPI of United Nation Development Program। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2, यानी ये दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी एमपीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्केरे फोस्टर्स मेथोडोलॉजी, और एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग, यानी नीति आयोग जो कैलकुलेट करती है वो 12 ऐसे इंडिकेटर्स बनाए हैं जिसके आधार पर वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66, which of the following statement with regard to genetic medicine is are correct? Genetic medicines correct compensate for the faulty genes responsible for disease, engineered virus and lipid nanoparticles are used as the carriers of the genetic medicines. Genetic medicines are alter the entire DNA। इसका उत्तर क्या होगा? सी, यानी 1 and 2। इसका उत्तर है 1 and 2, ये और ये 1 and 2 यानी सी। इसका उत्तर होगा सी। अब इसमें क्या है ये भी हम देख। 1 and 2 genetic medicines correct compensate for the faulty genesis responsible, and engineered virus and lipid nanoparticles are the used as the carry of genetic medicines। ये दोनों स्टेटमेंट्स जेनेटिक में रिगार्ड जेनेटिक मेडिसिन के कंसर्न में करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
67, which of the following statement with regard the large language model used in machine learning, यानी LLM, large language models, assign probability of to the next possible words that pick the one with the highest probability. इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 1 and 2. दूसरा स्टेटमेंट है LLMs process data through mathematical optimizations, minimize predictions errors. ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल से के कंसर्न में. तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 1 and 2 यानी सी. इसका उत्तर होगा सी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 68. Which of the following statement with regard the stealth technology? What is a stealth technology? A stealth technology have a very small radar cross section are coated with the radar absorbing materials. A stealth projects can be detected using a specific. ये basically missiles में इस्तेमाल किया जाता है. स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो होती है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स रडार के रेंज में नहीं आता, यानी वो इतनी लो हाइट पर वो फ्लाई करता है जो कि रडार के रेंज में नहीं आता है. तो इससे दुश्मनों के रडार से बचा जा सकता है. तो इस संदर्भ में यह पूछा गया है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है. इसका जो उत्तर है 1, 2 and 3. 1 क्या है? स्टील्थ ऑब्जेक्टिव है वेरी स्मॉल रडार क्रॉस section and coated with the radar absorbing materials. A stealth object can detected using specific frequencies. A stealth technology objects are coated with the metamaterials to increase the scattering of electromagnetic radiations. ये तीनों स्टेटमेंट्स स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कंसर्न में करेक्ट हैं. तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 and 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 69. Which of the following statement to regard the black boxes in the modern aircraft? आमतौर पे पता है आपको ये ब्लैक बॉक्स जो विमान के पिछले हिस्से में रखे जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो क्रैश के समय या उसके पहले कि जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी आवाजें होती हैं, बातचीत होती है, वो सब ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है. ब्लैक बॉक्स ये नाम है, लेकिन इसका कलर ऑरेंज होता है, लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है. और ये एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद सबसे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट होता है हमें क्रैश के कारणों को जानने के लिए. तो यह पूछा गया है इसी संदर्भ में कि ब्लैक बॉक्स यूज्ड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर करेक्ट. दे कैरी ए बीकॉन एमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शंस. पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट द रिकॉर्ड बोथ द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, यानी ये कॉकपिट में जो बातचीत होती है उसको भी रिकॉर्ड करता है और इसके साथ साथ फ्लाइट डेटा को भी रिकॉर्ड करता है. Their memory units are made using the either stainless steel or titanium. अब ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी यानी 2 और 3. 2 और 3 क्या है? दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा. जैसा कि मैंने पहले बताया. सॉरी, देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, यानी इसका जो मेमोरी यूनिट है उसके लिए स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70s, क्वेश्चन नंबर 70s, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन के कंसर्निंग ये प्रश्न है। इट इज decarbonized hydrogen obtained from the natural gases performing combined with the carbon captures and storage. It is produced using electrolysis of water with the electricity generated by the renewable energy. Third statement, green national green hydrogen mission of India aim to abatement of nearly 50 MMT of annual greenhouse gases emission by 2030. ये एक टारगेट है और दैट इज ए प्रोसेस। अब इसमें करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है 2 and 3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेशनल, थर्ड स्टेटमेंट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया। India aim for abatement of nearly 50 MMT of the annual greenhouse gas emission by 2030। ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। यानी प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथराइजेशन सेंटर is an autonomous agency formed to facilitate the participation of private entities. Agnikul Cosmos launched the world's first flight using 3D printed rocket engine. Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV, geostationary launching vehicle. Which of the statement given are correct? आंसर है 1 and 2। आंसर, करेक्ट आंसर 1 and 2, यानी इट मीन्स सी। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 and 2। The Indian National Space Formations Authorization Center is a autonomous agency formed facilitate participations of private entities। दूसरा स्टेटमेंट, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ड्रोन्स war are correct? They used terabits bands of frequency to communicate with the command center. Sorry, individuals drones in the swarms can communicate with other drone in swarms. GPS spoofing is a commonly used technique to the counter drone swarm attacks. Correct answer is 2 and 3। Correct answer is correct answer is 2 and 3 is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, यानी इंडिया का जो जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है,
It is a part, a statement. It is a part of Human Genome Project. The project is funded by the Department of Biotechnology, Government of India. तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज प्राइमरी एम, यानी इसका एम क्या है? इट इज प्राइमरी एम इज टू बिल्ड द कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस. व्हाट इज मोटिव ऑफ जीनोम प्रोजेक्ट? इसका उत्तर हम देखेंगे. उत्तर क्या है? 2 and 3. उत्तर 2 and 3. द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई, यानी इस प्रोजेक्ट को पैसा कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये फंडिंग कर रही है. इसका एम क्या है? टू बिल्ड ए कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय जनसंख्या का एक जो डाइवर्सिटी है उसका एक कैटलॉग तैयार करना. तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 and 3. यानी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 74. Which of the following statements with regard the national quantum mission? बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस इंडिया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से पूछे गए हैं, जो स्कीम्स शुरू किए गए हैं उनसे पूछे गए हैं. और मुझे उम्मीद है कि जिन विद्यार्थियों ने या जिन एस्पायरेंट्स, जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, अगर उन्होंने करेंट के टॉपिक को अगर इंटेंसिव स्टडी किया होगा तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. प्रश्न बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये पूरे भारत के विजन की झलक मिलती है इस प्रश्न में. तो ये नेशनल क्वांटम मिशन, it aims to developing intermediate scale quantum computer with 50 to 1000 physical qubits. Next statement है, its implementations include setting up of 4 thematic hubs in academic and national R&D institute across India. इसका उत्तर क्या होगा? 1 and 2 is the correct आंसर. यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2. यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75. Which of the following statement with regard India's deep ocean missions? ये भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया डीप ओशियन मिशंस, जो इस योजना को समुद्र पर केंद्रित किया गया है. अब इसके क्या मायने हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों लाया गया? तो इंडिया डीप ओशियन मिशन, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट. ये पूछ रहा है कि भैया ये किसने शुरू किया, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया. ठीक है. दूसरा है कि मत्स्य यानी मछली, 6000 हैज बीन डिजाइन टू कैरी 3 people फॉर डिप सी एक्सप्लोरेशंस. तीसरा है समुद्रयान इज ए प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन, यानी ये समुद्रयान मिशन भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है. करेक्ट आंसर क्या है? 2 and 3. 2 and 3 as करेक्ट आंसर. यानी मत्स्य 6000 has been designed to carry 3 people of deep sea exploration, and Samudrayan is a project under this mission. That is a correct answer of this questions. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस was most strongly demonstrated by X in action? यानी X का एक एक्शन है, X इज द पर्सन, वो फॉलोइंग, वो प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो कौन कौन से एक्शंस X में झलकती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, यानी लोक प्रशासन का हिस्सा है। अब इसमें क्या उत्तर होगा? अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व। एस्पिरिट डी कॉप्स, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, यानी अकाउंटेबिलिटी की झलक मिलती है। विच ऑफ द वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक्स के एक्शन में दिखता है? तो वो क्या दिखता है? अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 77 that is a statement in a multi ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently flashpoint has led to the community that this question have taken from ethics sector। एक ब्यूरोक्रेट के लिए एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये 77 दैट इज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग स्टेटमेंट। दैट इज करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। Mr. X is mid-level civil services official working in the urban development department of a major city. That this question is also related with ethics sector. इसका उत्तर होगा, अब यहां पे ये पूछा गया है कि what amongst the following should Mr. X do now? इसका करेक्ट आंसर 2 and 3। 2 and 3 recommended removing the contractor from the short list to protect the project's integrity। तीसरा जो स्टेटमेंट है, proposed a limited disclosure to an oversight committee while keeping the information confidential from the public for the time being। यानी 2 and 3 is the correct answer of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 that is also a statement based question। X we are addressing a seminar on meaning of terms law। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 और पार्ट 3 से लिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। एक्स एक्सप्लेन दैट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स लॉ, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। लॉ एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, यह है वर्ड छोटा लेकिन इसका मीनिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस,
ऑर्डर्स, इवेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी इस लॉ में ऑर्डिनेंस भी है, ऑर्डर भी है, रूल भी है एंड रेगुलेशन भी है। ये दैट इज ए पार्ट ऑफ लॉ. इट मीन्स लॉ इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट्स. Why pointed out that the term law in Article 13 also include the customs or uses having territory of India. The in the was not convinced force of law to which X was not convinced. Yani that is a contradiction about X and Y. X seems that is a comprehensive terms. Why think that force of law एंड वैसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, वैसे कस्टम्स जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करते हो, उनको भी रिमूव करना चाहिए. और गवर्नमेंट्स को ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स क्रिएट नहीं, ऐसा कोई लॉ क्रिएट नहीं करना है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो. तो इसका स्टेटमेंट यानी बेस्ड ऑन दिस एबव, based on the above, select the correct answer. Correct answer is C. The view of both X and Y are correct. यानी इस कंसर्न में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, एक्स और वाई के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. एक्स भी करेक्ट है और वाई भी करेक्ट है. तो एक रूल के अंदर ऑर्डिनेंस भी होना चाहिए, ऑर्डर भी होना चाहिए. लॉ के अंतर्गत ऑर्डिनेंस भी होना चाहिए, ऑर्डर भी होना चाहिए, रूल भी होना चाहिए और रेगुलेशन भी होना चाहिए. और वाई ये कहना है कि बाय फोर्स लॉ इंक्लूडिंग कस्टम इज नॉट करेक्ट. द सी व्यू ऑफ द बोथ इज करेक्ट. सी, द व्यू ऑफ बोथ एक्स एंड आर करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. एट्टी वन. Which of the following statements with regard the persons with disabilities in India are, यानी दिव्यांग से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है. तो इस प्रश्न का उत्तर ओनली टू. ओनली टू. द सुगम्य भारत अभियान फोकस on achieving universal accessibility for person with disabilities across the key dominance built infrastructure, transport system and informations and communications technology. That is correct answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. Consider the following statement about the provision pertaining to the scheduled caste and scheduled tribes in India. Provisions regarding the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the 5th schedules of the constitutions. Next statement ये है कि some tribes of India are entitled to exemptions from paying income tax on certain income. तीसरा स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ सीट इन पंचायत फॉर विमेन्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. करेक्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड
ए बी सी डी, ये चार, यानी देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर स्टेटमेंट 1 and 3. There is only one correct statement. All three statements are correct. Answer is A. It means there are two correct statements that include statement 2. यानी दोनों करेक्ट आंसर है, दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 2 में ये इंक्लूड है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर इन द पार्लियामेंट. यानी जो संसद के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट क्या है? अनस्टार्ड क्वेश्चन आर दोज टू विच ए मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर इन हाउस. नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टार्ट क्वेश्चन आर दिस टू विच ए मेंबर डिजायर ए रिटन आंसर. थर्ड स्टेटमेंट है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द अनस्टार्ट क्वेश्चन. अनस्टार्ट क्वेश्चन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो रिटन में उसका आंसर दिया जाता है. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका जवाब ओरली दिया जाता है. यानी जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, उसी से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. लेकिन अनस्टार्ड यानी जिस पर स्टार की मार्किंग नहीं होती है, वैसे प्रश्न के संपूरक ये पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उस पर स्टार्ट नहीं, क्योंकि उसे लिखित रूप में दिया जाता है. अब ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं. तो इसका आंसर होगा देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट 3. यानी स्टेटमेंट 3 कौन सा है? नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द अनस्टार्ड क्वेश्चंस. जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसका उत्तर लिखकर दिया जाता है, इसका उत्तर बोलकर नहीं दिया जाता है. तो जब उत्तर बोलकर ही नहीं दिया जाएगा, तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना ही नहीं होती है. अब दूसरा, जो पहला और दूसरा, अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज विच, अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें यह मेंबर की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि वो बोल के जवाब देंगे या लिखकर जवाब देंगे. उनको लिखकर ही जवाब देना होगा. यह स्टेटमेंट गलत है. दूसरा, स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज विच ए मेंबर डिजायर रिटन आंसर. लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार है जिसका उत्तर आपको मौखिक ही देना है, ओरल ही देना है, आप अगर चाहेंगे कि हम लिखकर दे दें तो ये नहीं दे सकते, तो ये भी गलत है. तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें अनस्टार्ट क्वेश्चन पर कोई सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कमिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. यानी ये स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर डी, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट. यानी आंसर ये डी, यानी ये तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है. तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, यानी कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
85। एक मिशन के बारे में है, सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। ये सुदर्शन चक्र का मोटिव क्या है? इट एम टू इनहेंस द इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। दूसरा है द दिस मिशन इज बीइंग डिजाइन टू इनहेंस द रैपिड practices and powerful defense response, reinforcing India's strategic autonomy. One of the aim this mission is to cover all public places of India by an expanded nationwide security sealed by 2035. The correct answer is 1 and 2. 1 and 2 is correct answer. It aimed to enhance India's air defense, ballistic missiles, and aerial offensive capabilities. This mission is being designed to enhance the rapid, precise, and powerful defense response, reinforcing India's strategic autonomy. यानी both statement are correct. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 86. Consider the following statement about the rivers bridge connecting India with the neighboring countries. यानी कौन कौन से ऐसे ब्रिज हैं जो भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ता है. इसमें मैत्री सेतु है, built over Feni rivers, connect Ramgarh in India with Sabrums in Bangladesh. Jhulagarh suspension bridge connect India with Myanmar. तीसरा है मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोच कनेक्ट पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विथ ककराविटा इन नेपाल. ये वह ब्रिज हैं जो भारत को दुनिया के देशों से जोड़ते हैं. एक करेक्ट कौन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ओनली 3. करेक्ट आंसर इज ओनली 3. यानी मेची ब्रिज एंड अप्रोच कनेक्ट द पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विद द काकरवीटा इन नेपाल, विच इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 87. Which of the following statement about the zero first informations reports यानी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. आपको पता है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है. तो इसमें जीरो FIR का मतलब क्या है? तो इससे संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1, 2 and 3. The correct answer is only 1. The correct answer is only 1. वन में क्या है? zero FIR can be lodged at police stations even though the place of commission of the cognizable offense in outside the territorial jurisdiction of the police stations. यानी वारदात कहीं भी हो, आप नजदीकी थाने में FIR कर सकते हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वारदात जिस थाने में हुई हो या जिस थाने के आप रहने वाले हों वहीं पर आप FIR करें. FIR आप कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए इसे जीरो FIR की संज्ञा दी गई है. तो करेक्ट आंसर है सिर्फ ए. ये जीरो FIR कैन बी लॉज्ड एट पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है
88, with reference the organization under the Government of India, consider the following details. सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका फंक्शन क्या है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ एंड इंफोर्समेंट एजेंसी। ये काम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, जिसके बारे में सब जानते हैं। इसका क्या है? टू प्रिजर्व द वैल्यू इन द पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये तीन स्टेटमेंट, ये मैच आप भी कर सकते हैं। सीबीआई कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेज एंड पेंशन। जो दूसरा है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट आंसर इज 1, यानी ये 1, यानी सेंट्रल इकोनॉमी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी क्या जिम्मेदारी है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी वैसी एजेंसी जो लॉ इन्फोर्स करती हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, ये सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। और ये कौन से मंत्रालय यानी कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, which of the following international convention have not been ratified by India? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। चौथा है जिनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर। पांचवा है कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, यानी इस संदर्भ में यह पूछा गया है कि भारत रेटिफाइड करता है, कन्वेंशन हैव नॉट रेटिफाइड यानी भारत रेटिफाइड नहीं करता है। इसका उत्तर है 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 इज करेक्ट आंसर। 3, 4, 5 में देखें, 3 है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन पर्सन इन द टाइम ऑफ वॉर, और तीसरा है कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। ये तीन को भारत रेटिफाइड नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एआई इंपैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। यानी एआई इंपैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट हुआ था 2026 यानी इसी वर्ष। इससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ओनली 3, यानी सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट ये, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इंपैक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 चक्र यानी 7 पिलर, which included SS of social empowerment, AI for science and secure and trusted AI। यानी ये जो दिल्ली समिट में जो डिक्लेरेशन हुआ, जो घोषणा की गई, इसमें यह कहा गया कि AI इंपैक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 चक्र, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? SS of social empowerment, AI for science
एंड सिक्योर एंड ट्रस्टेड, यानी सुरक्षित भी हो और विश्वासी भी हो। समाज को इंपावर्ड करने के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। एआई फॉर साइंस, विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट थर्ड इज ओनली करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92, ये एक टेबल है। मैच लिस्ट वन, यानी एक तरफ कंट्री है, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट है। ये वैसे प्रोजेक्ट हैं जो दूसरे देशों में चल रहे हैं और भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। मैंगाडीचू 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, restoration of Sator Place Palace, District Hospital at Decoya, Institute of Security and Law Enforcement। ये 4 देश, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर इज 3241। 3241, it means correct answer is 3241 यानी बी। ये करेक्ट आंसर है। अब इसको हम देख सकते हैं 3241। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? SUM-30 यानी सुखोई MKI फाइटर जेट्स, T-90 MK थर्ड ये टैंक्स, ओकुला क्लास सबमरीन्स। करेक्ट आंसर इज 1 and 2। 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, यानी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स एंड T-90 MK थर्ड टैंक्स इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेटफॉर्म द मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस। इस क्वेश्चंस का आंसर 2 and 3। 2 and 3। The Abu Dhabi Dialogues is a voluntary, non-binding consultative process among the Asian countries of labor origin and destination to facilitate regional cooperation on contractual labor mobility। नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी तीसरा स्टेटमेंट, दैट ग्लोबल फोरम ऑफ माइग्रेशंस एंड डेवलपमेंट्स क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ former UN Secretary General is a voluntary forum which decisions are non-binding in nature। Both statements are correct। Question number 95, consider the following UN agencies, UN organization and agencies। इसमें से कौन यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला? इसका उत्तर है A1, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। शांति का विश्व खाद्य कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम है, और इस एजेंसीज को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96,
पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये यूएनओ, ये यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है, एक जिसे हम शांति सेना भी कहते हैं, विथ लिस्ट टू कम्युनिटी रीजन ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कहां कहां कब कब ये पीस ऑपरेशंस के लिए पीस आर्मी को डिप्लॉयड किया गया। यूएनएमआईएल 1 2 3 4 ABCD। अब इसका मैच करना है हमें। करेक्ट आंसर इज 3 1 4 2। 3 1 4 2। 3 1 4 2 यानी बी आंसर इज करेक्ट। 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी मैच करना है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द आंसर वर्ड्स यूजिंग द गिवन। ये क्या है? लिस्ट 1 बिम्स्टेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ लोकेशन बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी, ये कहां है? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहां है? बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कहां है? एंड बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज कहां है? एक है नोएडा है, बेंगलुरु है, कोलंबो है और थिम्फू है। हमें करेक्ट आंसर देखना है। करेक्ट आंसर क्या है? 4 2 1 3। इट मीन्स सी। सी इज करेक्ट आंसर। 4 2 1 3, सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट्स रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? 1 2 3 स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर इज 2, ओनली 2। इट मीन्स द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवैम्प्ड RGSA is to develop the governance capabilities of Panchayati Raj institutions to deliver on the sustainable development goal। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो गोल तय किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस अभियान का जो उद्देश्य है कि पंचायत राज्य को इतना मजबूत किया जाए, कैपेबल बनाया जाए, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गोल जो निर्धारित किए गए हैं उसको वो पूरा कर सके। तो दैट इज आंसर इज ओनली 2। 2 is correct answer. The key objective of revamped RGSA is to develop the governance capabilities of the Panchayati Raj institutions to deliver on the sustainable development goal। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आंसर इज 2 and 3। इट मीन्स पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड and Germany are correct answer। It means Poland and Germany are member of European Union। ये 100 प्रश्न बिहार, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, और मैं कल हमारे साथ थे संदीप ठाकुर ने मिलकर आपके सामने इन प्रश्नों के उत्तर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका असेसमेंट करने में हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दें, ये हमारी इच्छा है, और इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें
कि आपने जो परीक्षा दी है उसमें आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।